Yes, a very good afternoon to all of you. Yes, good afternoon to all of you. Pooja Patel is present. Khushi Singh is present. Bhavsar Vishwa. Okay. Sneha. Rutvik Bhutani. Maitri Shah. Pooja Patel. Khushi Singh. Bhavsar Vishwa. Sneha. Rutvik. Maitri Shah. Maitri Patel. Palvi. Yes, everyone has joined. यस वेरी गुड. चलो, और कोई रहता है बेटा अटेंडेंस में? ऋत्विक, खुशी सिंह, पटेल मैत्री, पटेल शाह, पल्लवी शर्मा, पूजा पटेल, प्रियांशी. प्रियांशी हैज जॉइंड. ओके. अनु प्रसाद के बारे में किसी को पता है? अनु प्रसाद और विनीत, ये दोनों क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे? विनीत और अनु प्रसाद के बारे में किसी को पता है? पीपी सवानी स्टूडेंट्स. Anu Prasad and Vineet are not attending the class. Anyone know? No idea. So get an idea. Okay. चलो ठीक है. विनीत तो पहले आ रहा था. विनीत ने 31st को मेरा क्लास अटेंड किया है. अभी 3 दिन से मेरा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है. 31st तक विनीत अटेंड किया था. उसके बाद अभी 4 दिन हो गए आज उसको आते हुए. फर्स्ट से वो फिर स्किप कर रहा है क्लासेस. अनु प्रसाद ने तो काफी टाइम हो गया अटेंड ही नहीं किया है ना. और स्नेहा, ऋत्विक, एसवीवी में कौन कौन है? 2 ही है. और पल्लवी.
एसवीवी वालों का तो इवनिंग क्लास होता है ना मेरे ख्याल में, एसवीवी स्टूडेंट्स। यस, ओके, नील हैज ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है, जय पटेल एंड नील पटेल। नेली पटेल। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हम 2D मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आज हम 2D मोशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 to 8:30 आपका कंटिन्यू क्लासेस होता है। अच्छा, एसवी वालों का 4 to 8:30 वाला शेड्यूल। ओके, श्रेया हैज ऑल्सो ज्वाइन। चलो लेट्स बिगिन विद द 2D मोशन। सो मैंने आपको 2D मोशन के बारे में कई सारे पॉइंट्स अब तो बता दिए और अब आप फैमिलियर भी हो गए हो। सो आज हम 2D मोशन का एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लेट अस कंसिडर टू एक्सिस। One is your x axis and other is your y axis. टू डी मोशन का मतलब है दो एक्सिस हमारे पास होनी चाहिए, तो हमने दो एक्सिस सबसे पहले बना दी। ये कहानी आपको पता ही है। कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करता हूं, चाहे 1D हो चाहे 2D हो, आई विल ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो, आपने देखा होगा जब क्रिकेट बॉल को कोई बैट्समैन हिट करता है ना, क्रिकेट बॉल को कोई बैट्समैन हिट करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल होता है, इट विल मूव एट सम एंगल। या फिर आप किसी बॉल को फेंकते हो तो भी वो प्रोजेक्टाइल पार्ट फॉलो करती है। ठीक है, आपने देखा होगा किसी बुलेट को जब आप फायर करते हो गन से, फायरिंग ऑफ बुलेट इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर आपने देखा होगा, हाँ, अभी जैसे कि सूरत में ना 2006 में फ्लड आया था, किसी को याद हो तो। खुशी सिंह हैज ऑल्सो ज्वाइन। 22 वाला समझ नहीं आया था कल के होमवर्क में। अच्छा, 22 और 25 में डाउट है। अच्छा, होमवर्क डिस्कशन पहले कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 25 में डाउट आया है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पहले देख लेते हैं। अच्छा हुआ आपने याद दिलवा दिया। क्या था क्वेश्चन नंबर 22? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड। ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखो। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 22 है जो डाउट आया वो सॉल्व करवा देता हूं आपको। I cap and J cap are the unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and the direction of the vectors? हमें vectors दिए हुए हैं। एक वेक्टर दिया है I cap प्लस J cap एंड दूसरा वेक्टर दिया हुआ है I cap माइनस J cap. What is the magnitude and direction of these vectors? है ना? So देखो, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सपोज करो इसको मान लो A वेक्टर, इसको मान लो आप B वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A
विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है तो आप 1 एज्यूम करोगे, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो यू विल एज्यूम 1, इधर भी कुछ नहीं है यू विल एज्यूम 1, यहाँ पे एज्यूम करोगे -1, सो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is equal to root 2. This is the magnitude of A. Similarly magnitude of B कितना हो जाएगा, वापस इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यू विल गेट द सेम मैग्नीट्यूड √2. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया. अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज a cap which is equal to a vector upon mod a. This is the definition of unit vector. ठीक है, सो अब आपको a वेक्टर पता है, a वेक्टर का वैल्यू कितना है देखो, i cap plus j cap. So you will substitute here the value i cap plus j cap upon √2. This will be the unit vector. Similarly unit vector along b will be vector b upon magnitude of b. So you will get I cap minus j cap upon √2. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I cap upon √2 प्लस j cap upon √2. इसको भी आप लिख सकते हो I cap upon √2 माइनस j cap upon √2. ठीक है, इसको ग्राफिकली भी आप शो कर सकते हो, you can show this vector graphically also. Draw the graph here. You can also represent these vectors graphically. पहला वेक्टर देखो i cap plus j cap, मतलब 1 unit in x direction and 1 unit in y direction. This is your I cap plus j cap. So this point will be your 1, 1 and this will be your a vector. Similarly you can show b vector also, I cap minus j cap. So you will show here 1, -1, 1, -1 इधर लाई करेगा. So this will be your b vector. This will be your b vector. अगर आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा मान लोगे तो वो भी आप निकाल सकते हो. Drop a perpendicular. This is 1 unit. This is 1 unit. Drop a perpendicular again. This is also 1 unit. You can find the theta. Tan theta will be 1. So theta is 45 degree. You can also find the components of this vector. This component will be a cos 45. And this component will be a sin 45. This is known as resolution of vectors. You can also represent a vector in this form. A vector is equal to ax I cap plus ay j cap. This is known as the resolution of the vectors, where ax is your a cos 45, I cap plus a sin 45, j cap. A cos 45 is again a by √2. The value of a is 1 है ना, a का मैग्नीट्यूड कितना है 1. So 1 into cos 45 means
ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आप ऊपर से निकाल सकते हो। देखो ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है √2, है ना। ए का मॉड कितना आया था? √2। सो विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, √2 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस √2 इंटू 1/√2 j cap. You will again get the same vector, which is I cap plus j cap. ठीक है, √2 will cancel out, √2 will cancel out. This will be your A vector. ठीक है, so you can represent it in any form. So this is resolution of the vectors, where we can take the components of the given vectors. ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये वाला क्वेश्चन 22 वाला? यस, क्वेश्चन 22 क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लो एक बार। अब आपका डाउट है तो मैं बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे इसको भी बताने में। सी क्वेश्चन नंबर 25 ऑल्सो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, an aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 second apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? है ना। सो एंगल हमको दिया हुआ है, हाइट भी हमको दी हुई है। सो एक एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 3400 meters, 3400 meters from the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 second apart is 30 degree, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि 10 सेकंड में जो उसने एंगल सबटेंड किया, सपोज करो एयरक्राफ्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया और वो यहां पे चल के इधर पहुंच गया, इस पॉइंट से एयरक्राफ्ट ने चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे वो पहुंच गया। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, P से Q तक का एंगल हमें गिवन है, which is 30 degree. ठीक है, this angle is given, which is 30 degree. Angle subtended at the center is given. What is the speed of aircraft? और यहां से यहां तक की जर्नी का टाइम भी हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, निक्की हैज ऑल्सो ज्वाइन। ओके, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है जो P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुंचने के 10 सेकेंड्स लेता है और उसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। दिस इज द क्वेश्चन। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है PQ, है ना, यही फाइंड करना है ना क्वेश्चन में। यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस PQ कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगेगा यहाँ पे। ये पूरा एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा। ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां से tan 15 की वैल्यू आप निकालोगे, है ना। tan 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको ये डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। अच्छा, आपको स्पीड निकालनी है। हाँ, डिस्टेंस पहले निकाल लो, फिर स्पीड निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम तो हमें पता ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम पता है 10 सेकेंड्स, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अब ये x डिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप इस ट्राइंगल पे लगा लो tan थीटा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, और ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे। ये x है तो ये भी x होगा।
सिमेट्री से देख लो, ये थीटा, ये 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, विच इज tan 15 इज इक्वल टू x अपॉन 3400. So we will get the value of x here, which is equal to 3400 into tan 15. अब tan 15 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? बिना कैलकुलेटर के। बिना कैलकुलेटर के tan 15 अगर आपको एग्जाम में निकालने को आ गया तो आप कैसे निकालोगे? यूज द आइडेंटिटी। अगर आपको मैथ्स आती है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। tan a माइनस बी क्या होता है? अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan a माइनस tan b upon 1 plus tan a tan b. This is the formula of tan a minus b. अब a की जगह पे क्या पुट करोगे? 45 डिग्री। b की जगह पे पुट करोगे 30 डिग्री। ये आपको 10th क्लास में सिखाया जाता था। 10th क्लास में अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ्स पढ़ी है तो आपको ये आइडेंटिटी पता होगी। tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। यहां से आप tan 15 की वैल्यू निकाल लोगे। बहुत सिंपल है, देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। So you will get root 3 minus 1 upon root 3 plus 1. This is the value of tan 15 degree. अब root 3 की वैल्यू आपको पता ही होती है। root 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 माइनस 1 अपॉन 1.73 प्लस 1। यहां से आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा बता दिया मैंने। वैसे आपको इतना टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। आपको एग्जाम में थीटा का वैल्यू कोई इजी वाला दिया होगा जिसका वैल्यू आप इजीली निकाल सको। ठीक है, हाँ, आपको कंसेप्ट मेन समझ आना चाहिए। एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन मतलब थीटा के मामले में नहीं होगा। थीटा आपको बहुत सिंपल सा दिया होगा जिसका वैल्यू आप इजीली निकाल लो। ये थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट आ गया इसमें। ठीक है, तो कंसेप्ट खाली इतना ही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द कंसेप्ट। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री। वी विल कैलकुलेट दिस x and your d will be 2 times of x. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट, दैट्स इट। 10th में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो अभी तो पढ़ लिया ना। 10th में नहीं था तो कोई बात नहीं। अभी के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी। ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, काफी क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटी आपको हेल्पफुल रहेगी। इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपने कुछ नई चीज सीख ली। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। डाउट्स अगर क्लियर हो गए तो। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझोगे। सपोज हमारे पास दो एक्सिस हैं, है ना। वी हैव टू एक्सिस, वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अनदर इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। और हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया। हम डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं या फिर किसी बुलेट को फायर करते हैं, है ना। या फिर अगर कोई प्लेन जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेन जा रहा था, सपोज इस प्लेन की बात करूं मैं, है ना। ऊपर जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, प्लेन का एग्जांपल था। अगर कोई प्लेन मूव कर रहा है और सपोज करो प्लेन में से कोई पैकेट को ड्रॉप करते हैं, प्लेन ने पैकेट को ड्रॉप किया यहाँ पे ग्राउंड पे और प्लेन आगे की तरफ निकल गया, है ना। तो वो
यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा, ग्राउंड पे जो खड़ा होगा, उसको ऐसा दिखाई देगा कि ये पैकेट इस तरह से गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको वेलोसिटी इनिशियल भी कुछ मिली थी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। सो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि वो पैकेट इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे पार्ट्स है डे टू डे लाइफ में आप जो देखते हो। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट is given some initial velocity, obliquely, obliquely का मतलब at some angle, if we project any object at some angle, it follows a path, it follows a path under a net constant force, under a net constant force। जनरली ये फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटी वाला फोर्स होता है ना। जनरली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उस पर क्या लगती है, ग्रेविटी लगती है, इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, सो वो एक ऐसा कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करता है। हमने तो बॉल को यहां से फेंक दिया, लेकिन अब उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स। हमने इसको कुछ वेलोसिटी देके इसको प्रोजेक्ट किया, अब इस पे कौन सा फोर्स लगना शुरू हो गया, ग्रेविटी का। सो होता क्या है कि बॉल को हमने इस तरह से फेंका, अब मैं आपको इधर क्लियरली बता रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सपोज करो हमने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, सो बॉल को जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, सो हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह से दी। Let's say I have given the initial velocity at some angle, let's say this angle is theta। जब मैं थीटा एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इस पाथ को फॉलो करने की। इस बॉल की टेंडेंसी होगी कि वो इस पाथ को फॉलो करे, इस पाथ को फॉलो करे, ऐसे स्ट्रेट ही जाए। बॉल की टेंडेंसी होगी कि वो इस पाथ को फॉलो करे, बट असल में क्या होता है कि इस पे ग्रेविटी लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही हम बॉल को फेंकते हैं तो उस पे ग्रेविटी लगनी स्टार्ट हो जाती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी लगनी स्टार्ट हो जाती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ग्रेविटी लगने की वजह से क्या होता है कि बॉल की चाहत जो होती है, बॉल की चाहत क्या थी, बॉल की इच्छा क्या थी कि वो इसी लाइन को फॉलो करे, बट ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो पाथ होता है वो कर्वीलिनियर हो जाता है। ड्यू टू ग्रेविटी इट्स पाथ विल बी कर्वीलिनियर, ठीक है। ये ग्रेविटी फोर्स जो नीचे की तरफ लगता है ये इसके पाथ को मॉडिफाई कर देता है। बॉल जाना ऐसे चाहती थी लेकिन उस पर ग्रेविटी नीचे लग गई तो उसका पाथ चेंज हो गया, है ना। सो इन दिस वे द बॉल विल फॉलो अ पैराबोलिक कर्व इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलवेज किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करते हो, सो आप उसको इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में देते हो उस डायरेक्शन में मूव नहीं करके उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देखो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉल इज चेंजिंग एंड फाइनली इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल उसके साथ भी होता है। आपने होली में देखा होगा, जो आप होली में पिचकारी यूज करते हो, है ना, तो वो पिचकारी में से जो पानी निकलता है, होली में आपने देखा होगा इस तरह की आपकी कोई पिचकारी होती है
और यहाँ पे उसकी वो हैंडल होती है। ठीक है, यहाँ पे पानी भरा होता है और जब आप इधर से फोर्स करते हो तो ये पानी इधर से बाहर निकलता है और वो पानी का पाथ बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही होता है, क्योंकि जैसे यहां से वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, है ना, तो वो जाना तो इस तरफ चाहती है वाटर की ड्रॉपलेट्स, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ पुल करती है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट ग्रेविटी इज पुलिंग इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये बॉल, ये जो ड्रॉपलेट्स है इधर जाना चाहती है वाटर की, बट ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाती है। सो उनका पाथ सीधा ना होके कर्वीलिनियर हो जाता है। एट ईच एंड एवरी पॉइंट gravity is pulling the water droplets. That's why it will follow a curvilinear path. समझ आया आपको? थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्टाइल की आपको फील आनी स्टार्ट हो गई होगी कि हमें प्रोजेक्टाइल क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल का आपको फील आना स्टार्ट हो गया होगा, that why we should study this projectile motion, है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स वो इस पाथ को फॉलो ना करके इस पाथ को फॉलो करते हैं। आपसे रिलेट करता हूं कहानी को थोड़ा। सपोज ये स्टूडेंट ए है, इसकी मन में इच्छा हुई कि मुझे इस पाथ पे चलना है और मुझे फर्स्ट रैंक लेके आना है, बट हुआ क्या, इसको कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पुल करने लग गए, जिसकी वजह से ये अपना रास्ता भटक गया और इसने अपना पाथ को डेविएट कर दिया। ठीक है, जाना ये इधर चाहता था लेकिन पहुंच ये इधर गया, इसी को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जहां आप जाना चाहते हो वहां आप नहीं पहुंचते, आप किसी और पाथ को फॉलो कर लेते हो, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आप इसको ऐसे समझ लो। चलो अब हम कुछ एजम्पशंस देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के ना कुछ एजम्पशंस होते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एजम्पशंस होते हैं। पहला एजम्पशन क्या है? फर्स्ट एजम्पशन इज दैट we shall consider only trajectories that are of sufficiently short range, है ना। सो हम वही पाथ को फॉलो करेंगे जो शॉर्ट पाथ हो। we can consider projectile motion for short path। शॉर्ट पाथ क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि हमारी ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है ना। जो हमारा स्मॉल जी होता है दैट इज कांस्टेंट फॉर शॉर्ट पाथ। अब कभी आप बोलो मेरे को कि सर मैं तो जा रहा हूं एकदम पृथ्वी के ऊपर चढ़ के बॉल को फेंकूंगा, ऐसा नहीं करना है ना। हम अर्थ पे रहते हैं तो हम ऐसा नहीं कि अर्थ के ऊपर चढ़ के यहाँ पे खड़े हो गए, अब बोलोगे सर अब मैं बॉल को फेंकूंगा, ये मेरा प्रोजेक्टाइल। ठीक है और यहाँ पे आपका सन खड़ा हुआ है दूर, बोले यहां से मैं प्रोजेक्टाइल करूंगा और सीधा जो है मैं अर्थ से फेंकूंगा और सीधा वो जाएगा प्लूटो पे। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ रहे हम जो प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे उसका रेंज बहुत ही शॉर्ट होगा। इतने बड़े रेंज के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज रेंज। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्टाइल हम नहीं पढ़ेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहे। ठीक है, दूसरा एजम्पशन क्या है कि ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस विल बी इग्नोर्ड। हम एयर का कोई भी रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। सेकेंड assumption is that air resistance is neglected। हम कोई भी एयर का रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, सपोज करो अभी मैंने आपके साथ बात करी, ये हमने पिचकारी ली थी होली वाली और यहाँ से हमारा पानी निकला, तो अब इस पे अगर एयर का रेजिस्टेंस लगेगा तो वो उसको फोर्स लगाएगा ना। एयर के रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि एयर के रेजिस्टेंस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये और मोशन आपका कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, इट विल क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्सिटी।
दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से फिर एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा, है ना, विच इज रेजिस्टिव फोर्स, फिर उसको भी हमें पिक्चर में लेना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम सिंपल मोशन को डिस्कस करेंगे, सो हम ये सब अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, एक और आपका एजम्पशन होता है प्रोजेक्टाइल में, दैट इज अर्थ इज अज्यूम टू बी फ्लैट। अर्थ को हम कैसा अज्यूम करते हैं? फ्लैट अज्यूम करते हैं। अर्थ इज अज्यूम टू बी फ्लैट। हम अर्थ को फ्लैट अज्यूम करते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कोई बॉय है और अगर वो किसी बॉल को फेंक रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट है, तो वो यहाँ से जो भी बॉल को फेंकेगा तो वो सीधा किसी एंगल पे जाके ऐसे गिरेगी। ऐसा नहीं है कि आप इधर खड़े हो गए और हमने अर्थ को ऐसा कुछ मान लिया और आप यहाँ पे खड़े होके बॉल को प्रोजेक्ट करोगे और आपकी बॉल कुछ ऐसे जाके गिरेगी, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट है। ठीक है, दिस इज अज्यूम्ड, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। तो ये तीन एजम्पशंस आपको कंसिडर करने हैं प्रोजेक्टाइल में। पहला एजम्पशन है हमारी रेंज जो होगी बहुत शॉर्ट होगी। दूसरा एजम्पशन है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। एंड तीसरा एजम्पशन है अर्थ इज अज्यूम टू बी फ्लैट। दिस थ्री एजम्पशंस हमें लेके चलने हैं। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों एक्सिस पे एनालिसिस करेंगे, जैसा कि आपको पहले बताया था। वी विल एनालाइज बोथ द एक्सिस इंडिपेंडेंटली। वन इज योर एक्स एक्सिस एंड अनदर इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, जैसा हम 2D मोशन में पढ़ते थे कि हम दोनों एक्सिस के मोशन को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे यहाँ पे। तो सपोज करो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दी, लेट्स से u, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, so it will follow this path, ठीक है। नाउ अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। वन इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, this is the x component of velocity, and another component is along the y axis, this is your y component of velocity। क्योंकि हम 2D मोशन पढ़ रहे हैं और 2D मोशन में आपकी दोनों जगह वेलोसिटी होगी, x डायरेक्शन में भी होगी और y डायरेक्शन में भी होगी। सो अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दैट इज u cos थीटा, and y component will be u sin theta. This is the y component of velocity, है ना। हमें दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी पता चल गई, x कंपोनेंट भी पता चल गई और y कंपोनेंट भी पता चल गई। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो क्या x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? इज देयर एनी एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? यस, क्या x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है? जब मैं किसी बॉल को फेंकता हूं एट एन एंगल थीटा विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो क्या x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन लगता है? नहीं लगता। पल्लवी इज सेइंग नो। यस,